गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। देखिए, जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक टर्म नॉर्मेलिटी की होती है। नॉर्मेलिटी के फॉर्म टर्म में भी हम जो है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो है उसका डेफिनेशन क्या है, जैसे मोलैरिटी की वैसे की नॉर्मेलिटी है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolve in 1 liter solution is called normality of solution। ठीक है, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुए हुए ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉर्मेलिटी कहा जाता है उस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, लीटर में आएगा। अब अगर यहाँ ml में इसको लेते हैं तो सबको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की ओर। ग्राम इक्विवेलेंट जो है उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट जो है, आपको याद होगा कि हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा इसकी जगह। तो ग्राम इक्विवेलेंट भी वैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, हालांकि इसका फार्मूला थोड़ा चेंज है। तो देखिए क्या फार्मूला होगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये इक्विवेलेंट वेट जो है ये अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिया होगा, और वेट इन ग्राम जो है वो न्यूमेरिकल में दिया होगा। तो दोनों की वैल्यू पुट करनी है, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको उठा के और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इससे नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर है, तो ये नॉर्मेलिटी का जो है टॉपिक हुआ। हालांकि ये टॉपिक्स जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं नॉर्मेलिटी को, आजकल मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है उसको यूज किया जाता है। तो हम लोग जस्ट इसको अपन रीड कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी क्या थी, इसके लिए हम इसको पढ़ा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। पहला, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक रिएक्शन की मदद से समझते हैं। जैसे देखिए A प्लस B इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इधर जाके बना प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना यहाँ पर। अब प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन जो B था वो उधर क्या हुआ कि लेस अमाउंट में था, लेस अमाउंट में था, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा जल्दी। ठीक है, कंज्यूम हो जाएगा। अब जल्दी कंज्यूम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है इसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि इस A और B को प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों का होना जरूरी है। अगर B पहले फिनिश हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो इसका मतलब अकेला A रहेगा कंटेनर में। अगर A रह जाएगा तो A से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि B की जो अमाउंट है या जो B है वो इस प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है, मतलब इस प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा कि अगर वो है तो ये बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक इस रिएक्शन में B प्रेजेंट है तब तक तो रिएक्शन होगी, और जैसे ही B जो है वो कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली तो रिएक्शन बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो है उसने क्या लगा दी, इस रिएक्शन पे लिमिट लगा दी। इसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाती है।
इसलिए B को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। एग्जांपल देखो, N2 + 3H2 2NH3, ठीक है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन जो है लेस अमाउंट में रिएक्शन जो होती है अमोनिया बनती है। अगर नाइट्रोजन पहले खत्म हो जाती है, पहले कंज्यूम हो जाती है कंप्लीटली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है इसमें क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। हालांकि ये टॉपिक आगे बहुत डिटेल में जाता है, लेकिन अपने 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आपको जस्ट डेफिनेशन इसकी याद करनी है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात हुई। फिर इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट देखिए क्या होता है, किसी भी एटम का वेट होता है जो कि अलग अलग मेथड हैं उनसे वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम जो है बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या एक मेथड निकाला गया कि एटम के वेट को किसी दूसरे नॉन एटम के साथ कंपेयर कर लिया जाता है, जो हमें नॉन हो पहले उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो अपने आप उसका एटॉमिक वेट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लिया कि ये एक बैलेंस है और इस बैलेंस पे हमने क्या करना है, 1 किलो चीनी का वेट निकालना है। तो 1 किलो शुगर है ये, ठीक है, 1 किलो शुगर है। ये पहले इस तरीके की बैलेंस चलती थी, 1 किलो शुगर हमने यहाँ रख दी, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि ये 1 किलो रखी हुई है। 1 किलो बैलेंस वेट करने के लिए हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 किलो का वेट रखना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो ऐसे ये वेट होते थे, तो वेट अपन रखते हैं ऐसे इधर 1 किलो का पहले वेट रखते हैं, फिर इसमें चीनी डालते हैं, और जब वो आपस में बैलेंस हो जाती है तो हम कह देते हैं कि ये 1 किलो चीनी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी एटम का वेट निकालना है तो उस एटम के वेट को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ता है। दूसरा भी ऐसा होना चाहिए जिसका वेट हमें पता हो, क्लियर है ना। तो इसलिए इस एटम का वेट अपने को पता होना चाहिए, तो इसके साथ अपन कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहीं से मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक वेट जो है वो कैलकुलेट कैसे किए गए। सबसे पहले यहां पर मतलब इस पलड़े पे जिसका नॉन जो था वो हाइड्रोजन माना गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हाइड्रोजन जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि भी ऐसे करो, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करो, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके अपन एटॉमिक वेट निकाल देंगे। लेकिन कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि हाइड्रोजन जो है मोल फ्रैक्शन की वजह से या कुछ और चीजें हैं उनकी वजह से हाइड्रोजन को हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन जो है उसको स्टैंडर्ड एटम माना गया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो है उसके भी 3 आइसोटॉप होते हैं, तो उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन का खुद का वेट ही अलग अलग है। मतलब 1 किलो का बाट है और उसमें अलग अलग वेट हो, तो फिर अपन कहेंगे कि ये तो रिलायबल नहीं है, तो इसको भी हटा दिया गया बाद में। अब फाइनली जो रखा गया वो है कार्बन। तो कार्बन के वेट के साथ कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे एटम के वेट को, और वो उसका फिर क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट हो जाता है। तो देखिए कार्बन का क्या वेट है, तो कार्बन के भी आइसोटॉप है, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक आइसोटॉप की बात करते हैं, कार्बन 12 की। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। तो कार्बन 12 जो है उसका 1/12 मास इसके साथ कंपेयर किया गया है। किसी भी मास की जगह वेट लिख देते हैं, थोड़ा सा एटॉमिक वेट के साथ मैच करेगा। कार्बन 12 का 1/12 वेट जो होगा वो किसी भी एटम के लिए स्टैंडर्ड वेट होगा, स्टैंडर्ड मास होगा, ठीक है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट जब अपन निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। समझ में आ रहा है ना, कार्बन 12 के 1/12 वेट से कितना गुना भारी है, ये किसी भी एटम का एटॉमिक वेट होता है।
क्लियर? तो इसको हम इस प्रकार से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं आपको एटॉमिक वेट जो है उसकी मैं एक यूनिट भी आपको बता देता हूं। एटॉमिक वेट जो है उसको दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का वेट 23 होता है, 23। एक वेट तो होता है 23 AMU और एक वेट होता है 23 ग्राम। क्लियर है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही एटॉमिक वेट है, ठीक है? तो देखो 23 AMU का क्या मतलब हुआ? एक्चुअल में ये हुआ, इस AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 23 AMU का मतलब है वेट ऑफ 1 सोडियम एटम। ठीक है, लेकिन जब हम इसी वेट को ग्राम में लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल सोडियम एटम। ठीक है, तो 23 ग्राम में अगर लिखोगे आप तो इसका मतलब 1 मोल का वेट है। 1 मोल में कितने सोडियम होते हैं अपन जानते हैं, 6.023 × 10⁻23 कितने एटम होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर ग्राम में लिखा है तो 1 मोल का होगा और अगर AMU में लिखा है तो वो सिंगल एटम का वेट होगा। जैसे अपन और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन की मैं बात कर लेता हूं। ऑक्सीजन का जैसे वेट है तो वो 16 AMU और 16 ग्राम। तो 16 AMU का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन का वेट, ओके। और 16 ग्राम क्या हो गया, एक मोल ऑक्सीजन का। फर्क समझ में आ गया होगा दोनों। एक मोल का फिर अपन मतलब जब जानते हैं 6.023 × 10⁻23। तो एक मोल में इतनी ऑक्सीजन होती है, यानी कि 23 ग्राम में आएगा, इसका मतलब इतनी टोटल ऑक्सीजन का वेट है ये 23 ग्राम। ठीक है, तो ये एटॉमिक वेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से उसको अपन लिखते हैं और किस तरीके से किन किन एटम के साथ उसको कंपेयर किया जाता था। और आज जो है वो उसको कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये बात होगी एटॉमिक वेट के बारे में। ठीक है, यहाँ आपका जो ये लेसन है वो फिनिश होता है। अगर कोई टॉपिक रह